मुझे पहले तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझसे कहा गया कि हिंदी में बोलो। आमतौर पर ये कहा जाता है कि अंग्रेजी में बोलो। ये इसलिए खुशी की बात मेरे लिए है कि सारी जबानें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। आप देखेंगे, चाहे गुजराती का अखबार ले लें, चाहे हिंदी का अखबार ले लें, तो उसमें आधे शब्द अंग्रेजी के होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये शब्द कैसे घुस रहे हैं अंदर? तो ये भी एक बड़ी राजनीति चल रही है, बड़ा ग्लोबलाइजेशन का चक्कर चल रहा है। जिन्होंने ये आदेश अखबारों को दिया है कि आप हिंदी के अंदर या अपनी भाषाओं में अंग्रेजी शब्द मिनिमम 50% आने चाहिए। अच्छा, इनसे उनके जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ माल बेचने आ रहे हैं, जैसे मैकडॉनल्ड है या जो भी है, ये उनके फायदे के। तो इसमें सारी जबानें एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद, जैसे अब हम कह रहे हैं कि हिंदी में अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, चंद साल के बाद ये होगा कि हम कहेंगे अंग्रेजी में हिंदी के शब्द आ रहे हैं या अंग्रेजी में गुजराती के शब्द आ रहे हैं। इस तरह की ये परिस्थिति आज भारत की है। तो कोई कहता है कि आप हिंदी में बोले तो बड़ी खुशी होती है। पानी के बारे में कहने के लिए काफी कुछ है, काफी कुछ कह चुका हूं। प्रिंट मीडिया, चैनल वाले अचानक जाग उठे और एक के बाद एक क्यों लगा के आने लगे, तो काफी बातें मतलब लोगों तक पहुंची। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि जो मैंने ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए ही बचा के रखी है, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और बाद में जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो एक बात ये है कि पहले हम पानी को समझे। आज तक हमने कभी कोई तवज्जो दी ही नहीं। पानी है, पी लिया, भूल गए, या पानी से नहा लिए, भूल गए। लेकिन ये पानी चीज है क्या? तो जब मैं पानी बचाने के लिए निकला तो मैंने इसमें रिसर्च करना शुरू किया कि जो जिसमें मैं काम कर रहा हूं मैं जानूं तो सही कि मैं बचा रहा हूं तो किसे बचा रहा हूं, क्यों बचा रहा हूं, और इसमें मुझे कहां तक आगे बढ़ना है। तो पता चला कि पानी को भी कान होते हैं। हमने सुना है दीवारों को कान होते हैं, लेकिन पहली बार मैंने सुना कि पानी को भी कान होते हैं। उसके बाद में वो किताब जो मैं पढ़ता गया तो पता चला कि पानी को भी दिमाग होता है। आप लोग सोचेंगे कि एक फेंकू गुजरात में है और दूसरा यहाँ आ गया भला ये कि पानी को कान हो सकते हैं, मतलब पानी को मतलब दिमाग हो सकता है। पानी के फील, जो हमारे तरह फीलिंग्स जो हमारी है वो क्या पानी की भी हो सकती है। लेकिन ये 100% 100% साबित कर दिया एक फोटोग्राफर। कैसे साबित किया उसने कि जब उसको ये एहसास हुआ कि पानी को समझना बहुत जरूरी है तो उसने पानी पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो फोटोग्राफर था, तो उसने पानी के 2 ग्लास, एक ग्लास राइट हैंड साइड पर रखा, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, और दोनों को डिफरेंट मैसेजेस भेजता रहा। रोज सवेरे उठकर एक ग्लास से कहता था कि तुम तो कतरीना कैफ हो, और दूसरी से कहता था कि चुड़ैल मेरे घर में कहां से आ गए। इस तरह दोनों को रोज सवेरे उठकर, एक को पॉजिटिव मैसेज, एक को नेगेटिव मैसेज। उसके बाद 1 महीने के बाद उस पानी को उसने फ्रीज में, डीप फ्रीज में डालकर उसके आइस क्यूब बनाए और क्रिस्टल बनाए। अब क्रिस्टल बनाकर उसने जो फोटोग्राफ्स किए पानी के, तो फोटोग्राफ्स जो पॉजिटिव मैसेज वाला जो ग्लास था उसमें जो पानी था उसके जो क्रिस्टल बने, तो वो फोटोग्राफ ऐसे आए
कि जैसे फूलों की वादी हो, जैसे गुलाब के फूलों का बागीचा हो, और जहां वो नेगेटिव मैसेज देता रहा, जहां चुड़ैल पैदा रहा, वहां उस क्रिस्टल के जो फोटोग्राफ आए तो ऐसा लगा जैसे किसी गटर का पानी बहता जा रहा है। तो पहली बार ये आदमी चौंका कि ये कोई बात तो है इसके अंदर, शायद एक्सीडेंटली भी हुआ हो। तो फिर उसने पहले जो नल का पानी लिया था, दूसरा पानी वो नदी में से लेकर आया। ये जापानीज था बंदा जो नदी का पानी लेकर आया, कुएं का पानी लेकर आया, अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह के पानी लाकर वो प्रयोग करता रहा, और हर प्रयोग का नतीजा वही निकला जो पहले ग्लास का निकला था। कहीं कोई फर्क नहीं आया। जहां नेगेटिव मैसेज दिया वहां यही हुआ कि वो गटर के पानी का इफेक्ट पैदा हुआ फोटोग्राफ के अंदर, और जहां पॉजिटिव मैसेज दिया वहां वही हुआ कि जहां गुलाब के फूल खिले हो। तो उसे लगा कि अब उसको प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए इसको। तो दूसरा प्रयोग उसने जो किया वो म्यूजिक के साथ किया। आगे उसने पानी के 2 ग्लास रखे अलग अलग, एक ग्लास जैसे रखा और उसके दोनों तरफ उसने म्यूजिक के सिस्टम लगा दिए, और क्लासिकल म्यूजिक जैसा हम सुनते हैं, रविशंकर की सितार है या बिस्मिल्लाह खान की या किसी और संतूर वादन, ऐसे क्लासिकल म्यूजिक की कैसेट लगा दी और एक ग्लास को वो सुनाता और दूसरे ग्लास को वो पब म्यूजिक, लाउड म्यूजिक जो पब में बजता है, जो कान फाड़ू कहते हैं, इसको क्या कहेंगे पता नहीं, वो म्यूजिक उसने दूसरे ग्लास में लगाया। तो दोनों ग्लास को आधा आधा घंटा ये म्यूजिक सुनाता रहा, जैसे कि कोई आदमी सुनता है, जैसे हम सुनते हैं अपने घर के अंदर, उसी तरह दोनों ग्लास को सुनाता रहा। फिर जब उसने फोटोग्राफ ली तो नतीजा वही निकला जो पहले निकला कि जहां क्लासिकल म्यूजिक था, जहां सूदिंग म्यूजिक था, वहां गुलाब के फूल खिले, और जहां लाउड म्यूजिक था, वो पब वाला शोर शराबा था, वहां वही गटर का पानी पैदा। यहां वो अटका नहीं, यहां से भी वो आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा। उसने कहा कि ये शब्दों का असर तो हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं हमारी जबान का असर हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं ये पानी सुन रहा है। क्या पानी पढ़ भी सकता है किताबें? कहना मत फेंकू। तो उसने क्या किया कि फिर से 2 ग्लास लगाए उसने। ऐसे उसने करीबन 15 से 20 हजार फोटोग्राफ्स लिए हैं। यानी उसने कितने प्रयोग किए होंगे आप सोच सकते हो। मैं तो 3 बता रहा हूं, और ये इंटरनेट पर इसकी बायोग्राफी, जिस फोटोग्राफर से मैंने लिया उसकी बायोग्राफी अवेलेबल। अब उसने क्या किया कि एक ग्लास पर एक शब्द चिपका दिया कि तुम सुंदर हो। शब्द लिखकर, बोलना नहीं है, लिखकर उसने टेप लगा के चिपका दिया। दूसरे ग्लास पर नेगेटिव शब्द लगा के चिपका दिया, दोनों पे लगा दिया। महीने के बाद फोटोग्राफ लिए, नतीजा वही निकला। ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? मतलब सर, बात दिमाग में आ नहीं रही है, लेकिन उसने ये साबित कर दिया। 10 से 15 हजार फोटोग्राफ लेकर साइंटिफिकली साबित कर दिया, और आज वो मेरी तरह दुनिया भर में घूम रहा है, अपने प्रयोगों के बारे में जानकारी देते हैं। तो कहने, एक्चुअली वो कहना क्या चाहता था, ये प्रयोग उसने सारे क्यों किए, ये मतलब क्या जरूरत थी उसको करने की, समझने की? तो वो उस किताब में उसने दिया है कि हम इंसान जब हम मां के पेट में होते हैं तो 99% पानी होते हैं। जब जन्म लेते हैं
तो 90% पानी होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 70% पर रुक जाता है। हर इंसान में 70% पानी है, और वो ये कहना चाहता है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये भी मुझे किताब दी है, साचू सुख, सच्चा सुख क्या होता है, ये मैं इसी पर आ रहा हूं। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं नेगेटिव शब्द किसी के लिए इस्तेमाल करता हूं तो उसका पहला असर यहां होता है। 70% पानी यहां है तो पहला तो यहां होगा, उसको होगा या नहीं होगा मुझे पता ही नहीं। जिस रोज मैंने ये पढ़ा, मैंने अपनी वोकेबुलरी से सारे नेगेटिव शब्द हटा। तो अब पानी हमारे समझ में थोड़ा बहुत आया किताब पढ़ने से, और मैंने तो काफी कुछ की है, लेकिन एक ग्लिम्स आप लोगों को मिली, एक झलक मिली आप लोगों को। अब हम आते हैं हमारे यहाँ, हम हर मजहब में हमने पानी पर जोर, हर मजहब ने पानी पर जोर दिया है, और हमने खास तौर पर हिंदू कल्चर में गीता या सारे जो कुरान है हर जगह अंडरलाइन किया हुआ है कि पानी जो है वो अमृत है। गंगा जो है तुम्हारी माँ है, पानी जो है माँ के बराबर है, लेकिन हम माँ को गटर में बहाते हुए रुकते नहीं हैं। इस्लाम में कुरान शरीफ के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है कि उतना खाना लो जितना खा सको, और उतना पानी लो जितना पी सको। ये वाटर कंजर्वेशन और वेस्टेज पर, इससे बढ़िया मतलब ये। और जो पैगंबर इस्लाम थे, उनकी फौज जब जंग लड़ने के लिए जाती थी, तो जो उनको कुछ 5-6 बातें पैगंबर उनको बताते थे, उसमें सबसे पहले कहते थे कि रास्ते में पेड़ आएंगे, आप फौज जाएगी, यहाँ से दिल्ली जाना है तो फौज के रास्ते में, बोले रास्ते में पेड़ आएंगे, आप पेड़ को मत काटना। ये उनकी पहली हिदायत। क्यों नहीं काटना? तो उनका कहना था कि अगर पेड़ नहीं रहे तो पानी नहीं रहेगा, और पानी नहीं रहा तो ना इंसान रहेगा ना इस्लाम रहेगा। तो हर मजहब में पानी पर बड़ा जोर दिया गया है, लेकिन ये कोई मुल्ला या पंडित ये कोई बताता नहीं है। जो मुल्ला लोग बताते हैं वो सब उटपटांग जो भी बताना होता है, उनके जो फायदे की बातें वही बताते हैं। पंडित लोग भी मैं देखा हूं, किसी पंडित ने कहीं मजमे में पानी के बारे में कोई बात की ऐसा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुसलमानों को तो मुझे पता है कि किसी ने नहीं की, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो मैं अब पानी का जो मैं काम कर रहा हूं, तो ये मुझे लगा कि ये जो धर्म जो है, धर्म ने जिस तरह से अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग में डाली, जैसे तुलसी, कभी आंगन में तुलसी लगाओ। अब ये कहते हैं कि तुलसी लगाओ तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुलसी के साथ काफी कुछ चीजें जोड़ दी कि उससे ये पुण्य होगा और वो पुण्य होगा और ये अच्छा होगा, और आपके घर में बातें, कई बातें सच्ची है, लेकिन एक साथ में ये लोग खौफ भी बिठा देते हैं कि जैसे आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप दोजख में जाओगे। अब मकसद था सिर्फ कि भाई नमाज पढ़े तो थोड़ी एक्सरसाइज होगी इस बंदे की, या थोड़ा सा मतलब जो गलत काम कर रहा है उससे थोड़ा हटेगा। असली बातें तो ये होती है ना, लेकिन अगर ये बातें हम करते हैं तो कोई मानता नहीं है, तो इसके साथ ये भय बिठा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, ये धर्म का इस तरह बड़ा फायदा उठा लेते हैं कि ये दवाई है, माहौल में मॉस्किटो घूम रहे हैं, मच्छर घूम रहे हैं, ये आके आपके जिस्म पर मच्छर बैठेगा और आप डेंगू के शिकार हो जाएंगे, इसलिए ये गोली खाएंगे। सिंपल। तो वो भय क्रिएट किया पहले, उसके बाद में मार्केटिंग की।
तो ये सारा पैगंबर और भगवान लोगों से सीखा इन लोगों ने, फार्मास्यूटिकल वालों ने। और अपनी मार्केटिंग उन्होंने जो भी दवाई देख लो आप मार्केट के अंदर, जो भी चीज उनको लाना है वजन घटाने के लिए, अभी मार्केट में कई अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, वो भी यही भय दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, कहीं ये हो सकता है, कहीं आपकी किडनी फेल हो सकती है, फौरन ज्वाइन कीजिए और वजन घटाइए। तो पानी में मैंने देखा कि एक तजुर्बे से सीख रहा हूं मैं धीरे धीरे कि अगर मैं धर्म घुसाता हूं पानी के अंदर कि भाई पैगंबर ने कहा है, इस्लाम ने कहा है, तो बात समझ में आती है इनके। और मैं कहता यार पानी बचाओ, वेस्ट हो रहा है करने के ये फर्क। उसी तरह मैं कहीं तो अलग अलग तरह की बिल्डिंग होती है, जैनों की होती है, हिंदुओं की होती है, क्रिश्चियन की अलग, अब तो सारे बंटवारे हो गए सब। मीरा रोड में तो काफी मैं देख रहा हूँ कि मीरा रोड दो हिस्सों में बंट गया है, एक तो नया नगर यानी कि सारा मुस्लिम इलाका, और शांति नगर यानी कि सारा हिंदू इलाका। तो जब मैं मुस्लिम इलाके में जाता हूं तो इस्लाम का यूज करता हूं, और जब मैं हिंदू इलाके में जाता हूं, हिंदू मकानों में जाता हूं, तो उनको मैं ऋषि मुनियों की बातें बताता हूं और गंगा की बात करता हूं, और यही कहता हूं कि गंगा माँ है, पानी माँ है, माँ को गटर में मत डालो। तो ये बात उनके जहन में बैठती है। अब उस पर आता हूं मैं कि ये कैसे मेरे जहन में ये विचार आया कि ये जो नल टपक रहे हैं, नल गल रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। लोग सोच रहे हैं गंगा को बचाने के लिए, वो है भी, जरूरी भी है गंगा को बचाना, क्योंकि गंगा की जो हालत मैंने देखी, मैं 10 साल पहले पटना गया था, तो गंगा इतनी चौड़ी, जैसे चौपाटी का जो दरिया हम देखते हैं किसी समंदर के किनारे, उतनी चौड़ी थी। और इस बार मैं पटना गया उसी सीजन में, तो ऐसा लगा कोई नाला बहता जा रहा है। आप सोचिए आज से 10 साल बाद गंगा की हालत क्या होगी। अभी बारिश में पानी फिर आया होगा, लेकिन वो तो 12 मास थी गंगा, तो 12 मास मतलब भरी पूरी रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि पानी जो है वो हमें किसी भी तरह उसको बचाना है, किसी भी तरह उसको लोगों के जहन में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये जो है, जैसे अंग्रेज लोगों ने अभी कहा है ब्लू गोल्ड, नीला सोना, ब्लू गोल्ड के नाम से बड़ी किताब आई है पानी पर। तो मेरा जो तरीका जो है काम करने का, और मुझे क्यों ये सूझा कि मैं इस पर काम करूं, तो ये लिंक जो है इसकी मेरे बचपन से जुड़ी हुई। हम रहते थे सूरत शहर में, जन्म मेरा राजूला में हुआ था। सूरत शहर में मेरे पापा और हमारा कुंबा था, माँ राजूला की थी, और हमारी जो हवेली जो थी वो अरबपति की जो होती है हवेली, जैसे अभी अंबानी ने बनाई है ना अभी, ऐसी बड़ी हवेली में। और मेरे दादा जो थे वो मल्टी बिलियनर उस दौर, और हमारा काम था शिपिंग का। लेकिन किस्मत ने जो करवट ली तो हम सीधे फुटपाथ पर। अब हवेली में रहने वाले लोग जब छोटे से घर में आ गए, वहीं सूरत में, सूरत शहर के अंदर, वहां भी लगा कि कुछ रोजी रोटी का चक्कर नहीं चल रहा है, तो फिर हम बंबई आ गए। और बंबई में एक खोली में एक सिंगल रूम, एक यानी कि कैबिन जिसे कहते हैं, उसमें हम 15 लोग, ये 47 से पहले की बात कर रहा हूं, 15 लोग एक कैबिन में रहते थे। तो हमारे लिए तो, बच्चों के लिए तो सोने के लिए जगह नहीं थी हम लोगों के लिए, तो आधे लोग बाहर सोते थे, कमरे के बाहर। मैं जो था कभी टेरेस पर सोता था या कभी फुटपाथ पे सोता था, और वो चौल सिस्टम में ये हमारी खोली थी। और रोजाना सवेरे 5 बजे उठकर पानी के लिए कतार लगानी पड़ती थी।
और एक एक बकेट पानी के लिए युद्ध होता, जंग छिड़ जाती थी, कोई बीच में घुस गया, फाइट शुरू हो गई और पानी आधा बह जाता था, 2 बकेट इधर उसको मिली, कुछ उसको मिली, और आधे घंटे में तो पानी गया। म्युनिसिपल जो वाटर जो आता है, म्युनिसिपल नगर पालिका का, वो आधे घंटे तक आता है, तो वो लड़ाई में ही खत्म हो जाता था। तो कभी हमको 1 बकेट मिलती थी, कभी आधी बकेट। तो वो दिन जो थे, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वो विरासत या यादें मेरे साथ चलती रही। उसके बाद में कॉलेज की किसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे, और जब मैं किसी दोस्त के घर जाता था तो देखता था कि कहीं एक नल गल रहा है। घर में 5-7 नल होते हैं, बाथरूम, टॉयलेट, संडास, इधर उधर, किचन में, कुल मिलाकर कम से कम 7-8 नल तो होते ही। तो कहीं ना कहीं कोई बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कान में टपक 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 वो आवाजें गूंजते रहती थी। बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, बड़ी तकलीफ होती थी मुझे। मैं कहता था भैया इसको करवा दो, तो मुझे कहते थे यार तू जब भी आता है वो बूंद बूंद की बातें करता है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी बूंद चली गई तो। अब मेरे पास जवाब नहीं था। उसके बाद में मैंने एक अखबार में पढ़ा, एक आर्टिकल आया था पानी का, उसमें लिखा था कि 1 सेकंड में 1 बूंद जाया होती है, 1 बूंद टपकती है, तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में चल रहा है। 1000 लीटर पानी यानी जस्ट इमेजिन, सोचिए आप, 1000 पानी की बोतलें जो आप बाजार से खरीदते हैं, अगर कोई उंडेल दे, पानी में डाल दे, गटर में डाल दे, वो मेरे सामने तस्वीर आई और मेरे पास जवाब भी आ गया। अब कोई कहता था कि भाई ये 1 बूंद में क्या फर्क पड़ता, तो मैं कहता था देख 1000 लीटर जा रहा है, तो वो चौंक जाते थे। लेकिन ये जैसे ही ये मैंने पढ़ा, उसके साथ विचार भी आया कि बड़ा आसान काम है कि जाके उस पट्टे का नल ही ठीक कर दो। कितनी बार कहूंगा मैं उससे कि भाई आज 1 बार गया, 2 बार गया, 10 बार गया, उसके घर दोस्त लोग थे, खाना जाना लगा रहता था, कितनी बार कहेंगे आप। दूसरा ये प्रॉब्लम था कि उन लोगों का कि छोटे काम के लिए प्लम्बर नहीं आता। ये भी बड़ा जायज मतलब उनका जो जवाब था। और हमारे मीरा रोड में तो आजकल ये हो गया है कि पता नहीं और जगह भी हुआ होगा कि प्लम्बर सिर्फ विजिट करने के ही 100 रुपये, जैसे ये टीवी का मैकेनिक आता है तो विजिट करने का 250 रुपये लेता है। तो मीरा रोड में इस वक्त प्लम्बर्स के रेट जो है वो विजिट के 100 से लेकर 400 रुपए। अगर कॉस्ट ट्रेनिंग है तो फिर 250, 300, 400 कुछ भी देते, प्लस बाकी के जो अखराजात जो है, नल खराब हो गया तो नया नल ला रहा है तो वो सब अलग से। तो मैंने कहा कि ये बहुत आसान काम है, शुरू कर दो। लेकिन शुरू करने के लिए फिर मैं सोचा उस पर, धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होता गया आइडिया। तो मुझे लगा कि प्लम्बर का तो खर्चा मेरे माथे पर आएगा ही आएगा, उसको तो साथ लेकर जाना, मैं तो जानता नहीं प्लम्बिंग की टेक्निक और ये। तो एक प्लम्बर को तो साथ उसका खर्चा होगा, फिर नल खराब है उसमें बदलना है, ये करना है, कुछ डालना है, वॉशर लगाना है, तो अलग से वो खर्चा होगा। तो ये पैसा कहां से आएगा। सोच रहा था कि विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख रुपया आ गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर लिटरेचर फ्रॉम उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान। अब देखिए ये अवार्ड सारे बिक रहे हैं मार्केट में। अवार्ड के लिए क्या कुछ आप पद्मश्री चाहिए, क्या चाहिए आपको बताइए। उसके एजेंट दिल्ली में बैठे हुए हैं। एजेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरलाइज जो है वो बता रहा हूँ। तो मैंने तो कोई ये नहीं किया था, मैंने किसी से नहीं कहा था कि भाई मुझे अवार्ड दिलवा दो। तो ये अवार्ड किस लिए आया मेरे पास, सोचा तो मुझे लगा कि वो अवार्ड पानी के लिए आया, मेरे लिए नहीं आया, मेरे लिटरेचर के लिए नहीं आया। आना होता तो अब तक आ चुका होता। तो वो पैसा 1 लाख मैंने अलग रख दिया। 2007 में शुरू किया था मैंने पानी का काम, 2008, 2009, 2010 पैसा खत्म। 1 लाख रुपया खत्म इसलिए हुआ कि मैंने काफी प्रचार में पैम्फलेट,
हैंडबिल्स, ये मतलब स्टिकर्स, जहाँ भी जाता था ऑटो में बैठा तो एक स्टिकर लगा दिया, ट्रेन में गया तो एक स्टिकर लगा दिया। तो इस तरह काफी मैंने प्रचार में काफी उसके अंदर खर्चा किया, तो लाख रुपए खत्म हो गए। तो मैं सोच रहा था कि काफी काम कर लिया 4 साल तक, अवेयरनेस क्रिएट कर ली मीरा रोड में, काफी लोग अवेयर हो गए वहाँ मीरा रोड के अंदर। अब बंद किया गया, 50,000 दूसरा भेज दिया ऊपर वाले ने। काहे के लिए? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब जिसका कोई मतलब कोई मेरा कोई उसमें अधिकार ही नहीं था उस पैसे का, फिर मैंने अलग रख दिए। कहना मैं ये चाहता हूं कि जब आप औरों की भलाई के लिए सोचते हैं, समाज की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी के साथ सोचते हैं, तो फिर आपका फंड रेजर ऊपर वाला बन जाता है। आज तक मैंने कहीं हाथ नहीं फैलाया, कहीं किसी से मैंने ये नहीं कहा कि भैया मुझे फंड दो, मैं ये काम करने जा रहा हूं। बल्कि जब मैंने शुरू किया तो मेरे पड़ोसी तक को पता नहीं था कि मैं हर इतवार को कहां गायब हो जाता हूं। 6 महीने तक किसी को पता नहीं चला। हाँ, जिस बिल्डिंग में गया उन बिल्डिंग वालों को पता चला। 6 महीने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से फोन आया कि सर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैं चौंका, मैंने तो किसी को बताया नहीं था, मैंने ना कहीं पब्लिसिटी की थी, ना कोई पीआरओ रखा था कि जो जाके हर प्रेस में घूमता रहे और तस्वीरें छापता रहे मेरी। तो उन्होंने बताया लड़की ने कि इंटरनेट पर आपकी बात आ चुकी है, ये नई टेक्नोलॉजी का लाभ देखिए, फायदा। 6 महीने तक जिन जिन घरों में गया था उसमें से किसी घर में से किसी बंदे ने नेट पर डाल दिया। वो उसने लड़की ने टाइम्स ऑफ इंडिया की शर्मिला गणेशन उसने पढ़कर वो फिर मेरे घर आई, बात की, सारी बातें हुई सब हुआ, और उसने आधा पन्ना टाइम्स ऑफ इंडिया का उसने मुझे, ये पढ़कर बड़ी हैरत की बात मेरे लिए है कि सबसे पहला एंडोर्समेंट आया, सबसे पहला मैसेज जिसका आया वो शाहरुख खान। उसने एसएमएस भेजा लंबा चौड़ा, ये भी नहीं था कीप इट अप या गो अहेड वी आर विद यू, एक जुमला ही कह सकता था ना। उसने शुरुआत की कि मैं बचपन से आपको पढ़ता आया हूं, यानी कि ही इज माय फैन, जिसके करोड़ों फैंस हैं और अरबों फैन हैं। बड़ी खुशी हुई पढ़कर कि यही कमाई है हमारी। तो इस तरह उसने शुरू कर उसने एंड में फिर उसने लिखा और ये एसएमएस में कि अगर मेरे वालिद जिंदा होते, मेरे पिताजी जिंदा होते, तो आज वो भी कुछ ऐसा ही करते। तो ये 3-4 लाइनें मैंने इस्तेमाल की। तो इसके बाद में मीडिया वाले एक के बाद टाइम्स में आया, तो टाइम्स तो अंग्रेज ने छाप दिया तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई गुजराती वाला छापता मुंबई समाचार तो कोई पूछता नहीं, या कोई हिंदी वाला छापता तब भी कोई नहीं पूछता, लेकिन टाइम में कहा तो चीज अच्छी है भाई। तो फिर टाइम लग गई और एक के बाद एक आगे। अब मेरा जो तरीका है काम करने का, प्लीज टाइम आपका और 5 मिनट। तो कई बार ऐसा होता है कि इलाहाबाद में टॉक्स मेरी रिपीटेड होती रहती है इलाहाबाद के अंदर, तब उन लोगों ने सामने की दीवार पर घड़ी लगा दी ताकि पता चले कि टाइम हो रहा है। तो पिछली बार मैं गया तो देखा वह घड़ी नहीं थी, वहाँ कैलेंडर लगा हुआ है। अरे आप तो घड़ी भी नहीं देखते। Anyway, तो जो काम करने का तरीका मेरा जो है वो ये है कि मंडे के सोमवार के दिन किसी भी बिल्डिंग को टारगेट करता हूँ और उसके सोसाइटी के सेक्रेटरी से जाके मिल लेता हूँ कि ये काम है हमारा, ये हम इतने साल से कर रहे हैं, आप इजाजत दे तो आपकी बिल्डिंग में। तो नॉर्मली कोई ना नहीं कहता। तो मंडे के दिन हमारा पोस्टर लग जाता है, यही पोस्टर जो टी शर्ट जिसका मैंने बनाया है, ये उनके नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं, तो ताकि आने जाने वाले लोग मंडे से लेकर शनिचर तक, सोमवार से लेकर शनिचर तक
उनके जहन पर हैमर होते रहता है, ड्रॉप डेड ड्रॉप डेड। वो छोटी सी लाइन जो है ना, सेव एवरी ड्रॉप, वो कोई नहीं पढ़ता, वो ड्रॉप डेड हैमर होते रहता है। और फिर शनिचर के दिन हम हमारा लिटरेचर पेम्पलेट जो है, जिसमें हमने दिया है कि ड्रॉप डेड क्या है, कितने साल से काम कर रहा है, कितना पानी बचा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वॉचमैन के जरिए हर घर में डाल दो। तो अब लोगों को पता चला कि अच्छा ये लोग आ रहे, तो इससे काम मेरा आसान हो जाता है। वरना बम्बई के अंदर दरवाजे खुलवाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने देखा बम्बई के बड़े महानगरों में लोग इतने डरे हुए हैं, शायद वो माल रखकर बैठे होते हैं या जो भी वजह हो, लोग बड़े डरे हुए कि भाई कहीं कोई लूट मार दे, खौफ ये सब रहता था। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि शुरू में जब मैं जाता था तो मेरे साथ मेरा प्लम्बर रहता था। अब मैं मुसलमान, मेरा प्लम्बर मुसलमान, और फिर वो प्लम्बर जो है बिन लादेन जैसा लगता है। तो बड़ी मुश्किल होती थी वो, ये सारे पोस्टर लगाने के बाद, पैकेट भेजने के बाद दरवाजे खोलने में बड़ी तकलीफ। तो फिर मैंने एक फीमेल वॉलंटियर को रखा, एक फीमेल वॉलंटियर, उसको आगे हम रखते हैं, उसके पीछे मैं जो थोड़ा सा शरीफ लगता हूँ, और मेरे पीछे वो प्लम्बर, तो दरवाजे फौरन खुल जाते हैं और फिर हम एंटर होते हैं। तो इससे बड़े लाभ बहुत हुए मुझे पर्सनल लेवल पर। लाभ इस माने में हुए कि घर घर में मुझे झांकने का मौका मिला, घर घर के अंदर सबकी लाइफस्टाइल। अब गरीब लोकेलिटी में गए, गरीब इलाके में जहाँ चॉल सिस्टम जैसी हालत है, उनके घर में जाओ तो जो ये पॉवर्टी, गुर्बत देखने को मिलती है, तो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब हम लोगों ने एक काम ये भी किया है कि मैं मिररों में घूमने निकलता हूँ वॉक लेने शाम में, तो मैं नजर रखता हूँ कि कहाँ नौकरी खाली है जगह। बोर्ड लगे रहते हैं कि सेल्समैन वांटेड, सेल्स गर्ल वांटेड। तो जब मैं गरीब इलाके में जाता हूँ और वहां देखता हूँ कि लड़कियां बेकार घर में बैठी हुई है, कामकाज नहीं है, भूख है, तो उनसे कहता हूँ जाओ वहां शायद काम मिल जाए, वहां सेल्स गर्ल की जरूरत है। तो इस तरह ये भी साथ में चलते रहता है। इसमें और बड़े बड़े लाभ ये होते हैं कि जो प्यार मिलता है मुझे, वो न मुझे मेरी माँ से मिला, न मुझे मेरे पापा से मिला। इसकी वजह थी इसकी भी कि इस गुर्बत में हम जीते थे कि माँ जो थी वो घर के भांडी बर्तन क्या कहते हैं, सफाई का काम घर घर में जाके करती थी। बेचारे के पास टाइम ही क्या, वो सवेरे से 5 बजे उठ के क्यों लगाती थी और किसी तरह मतलब वो निपट के फिर हमको तैयार करके मार के स्कूल भेजती थी। उसके बाद में फिर पता नहीं कब मुलाकात होती थी उनसे। तो यहाँ जो प्यार मिला मुझे घर घर से, वो बेमिसाल, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। अब जैसे हम घर में गए और थोड़ा सा काम किया, क्या वॉशर ही चेंज करना होता है। वॉशर कितने का? 50 पैसे का, होलसेल मार्केट में। कहेंगे नहीं आपको तो खाना खाकर जाना ही पड़ेगा। देखो कितना कोई स्वार्थ नहीं है उनका। और खाना खाने का मतलब क्या हुआ? मैं प्लम्बर और एक वॉलंटियर, यानी 3 थाली। आज होटल में 3 थाली खाने जाओ तो 600 रुपए गए आपके। तो ये सारा जो इन लोगों से, कोई कहेगा आज तो हमारे घर गोलगप्पे बनाए हमने, आपको खाने ही पड़ेंगे। कोई कहेगा रूहे अफ़ज़ा की नई बोतल आई है, आपको तो शरबत पीना ही पड़ेगा। तो ये जो है ना, ऐसा प्यार मैंने कहीं देखा नहीं कि जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है, मतलब कोई नहीं है। हम तो हमारा काम करके चले जाते तो क्या फर्क पड़ने वाला था। हम तो किसी से पैसे भी नहीं, मतलब कोई किसी से आज तक पैसा मांगा नहीं, न किसी का पैसा लिया। जो लोग सामने से ऑफर करते हैं उनको भी हम रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम डोनेशन नहीं देते। उसके बाद में डोनेशन का जो मेरे साथ जो हुआ, ये सब अखबारों में जब आने लगे तो डोनेशन ऑटोमेटिक आने लगा। एक तो मेरे इनाम के पैसे आए, दूसरी ये डोनेशन भी लोगों के, कि भाई एक नेक काम हो रहा है तो लेट अस जॉइन टुगेदर। पिछली बार मैं गया था, कहाँ गया था, ये आपकी रोटेरियंस जो है ताज में, तो ताज में
उन्होंने मुझसे कहा था हम आपको प्लाट देंगे, ये देंगे, वो जो बातें फोन पर जो हुई थी। मैंने कहा मुझे प्लाट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आऊंगा। पैसे की कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन प्लाट में मैंने कहा जब फूलों के हार पहनाओगे तो वेस्ट जाता है। मैंने कहा तो इस वेस्ट में मैं नहीं मानता, बट आई विल कम बिकॉज यू आर कॉलिंग मी फॉर ए कॉज। इसी तरह प्रेसिडेंट के साथ भी हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे पहले बुलाया था 15-20 साल पहले। कोई हमारे प्रकाशक जो थे, पब्लिशर, उन्होंने मेरी एक किताब जो थी वो किसी तरह हेरा फेरी करके इनाम की कतार में लगा दी और मिल गया इनाम। तो मुझे पता नहीं था कि ये, मैंने कहा ये इनाम कैसे मिला? मैं बंबई में बैठा हूँ, दिल्ली में इनाम डिक्लेयर हुए। तो प्रकाशक ने कहा कि बोले जो जजिंग कमेटी में जो थे वो हमारे ही राइटर थे, उनकी मजाल तो तुम्हें नहीं देते। तो ये इनाम की हेरा फेरी बता रहा। तो मुझे बुलाया, अब मुझे प्रेसिडेंट के हाथों से अवार्ड दिया जाएगा। तो मैंने प्रकाशक को फोन करके कहा कि देखो वो आपको एक शॉल देंगे, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, वो शॉल देंगे, तुम जाना मेरे बदले में और शॉल ले लेना। उसके बाद में वो एक बड़ा प्लाक देंगे फ्रेम करके, वो भी रख लेना, और 25,000 कैश देंगे, वो मुझे भेज देना। तो इस तरह मैं, मुझे कोई ग्लैमर नहीं कि भी प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं या सोनिया से मिलने जा रहे हैं। सोनिया वो अपने जगह पर, वो मुबारक उसको, उनका पोजीशन, कुर्सी मुबारक। लेकिन अभी फिर से मुझे प्रेसिडेंट ने बुलाया बिकॉज ऑफ माई कॉज। तो मैं बराबर गया, बराबर मिला। अभी मतलब पिछले फरवरी की बात। तो मतलब कोई ग्लैमर वाली बात नहीं है हमारे लिए। तो भी जो काम करता है वो एक बड़ी बात है। तो मैं रोटेरियंस पर आ रहा हूँ कि मैं वहां गया, मुझसे कहा कि आपको हम 15 मिनट देते हैं। तो मैंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मेरे पुराने तजुर्बे मुझे मालूम है। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करना, हम घंटी बजा देंगे। तो 15 मिनट तक तो मैं आधा भी नहीं बोल पाया था, लेकिन एक बड़ी हरकत में देख रहा था कि वहां टोपी घूम रही थी और लोग पैसे डाल रहे थे उसमें। ये बड़ा मतलब मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि क्या हो क्या रहा है वहां। उसके बाद में जैसे ही मेरी टॉक खत्म हुई, यानी कि आधा घंटा, तो वो लोग आए, कहा ये 50,000। देखो मैंने नहीं कहा मुझे पैसा चाहिए। जो लोग मेरे पास उस तरह आते, हाँ अगर आप कोई खुशी से देते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। इसकी एक दो मिसाल और, प्लीज एक्सक्यूज मी, 2 मिनट। जैसे मैंने कहा कि आप पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ जाते हैं काम में, औरों की भलाई के लिए, तो ऊपर वाला आपका ख्याल रखता है। तो उसमें पूरी ईमानदारी शब्द मैंने इस्तेमाल किया। वो इसलिए किया कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक मित्र गुजरात में है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा भला, उसको लगा कि नहीं आबिद भाई कहीं से चंदा मुंदा लेते नहीं तो मैं गवर्नमेंट के जरिए कुछ करवा दूं। तो उसने 13 लाख रुपया अप्रूव करवा दिया। कितने? 13 लाख। तो मैं तो बौखला गया, मैंने इतने सारे पैसे के मैं क्या करूंगा। मैंने कहा मेरा खर्चा उतना है ही नहीं। मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें से 5 लाख मुझे वापस देने हैं कैश। मैंने कहा वो मिनिस्टर से कहो कि 13 के 13 रख, पूरे 13 ही रख ले भाई। तो ये जो चक्कर जो होता है ना, जो ज्यादातर एनजीओ इसमें फंस जाते हैं, उसमें उनकी पूरी ईमानदारी जुड़ी नहीं होती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हुआ 8 लाख का। मुझसे कहा बस चलिए आप हमारे साथ, आपके 8 लाख। मैंने कहा पहले वहां पूछ ले कि 8 में से मुझे कितने वापस देने। तो वही निकला वहां की 3 लाख देने पड़ेंगे। मैंने कहा फिर उसको बोला 8 लाख रखे। इसी तरह एक मेरे मित्र है, आखिरी, वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, और उनको लगा, वो खुद राइटर भी है, उनको लगा कि भाई ये अभी बेचारा बंद करने जा रहा है। वो जब मैंने कहा कि 2010 में फंडिंग मेरा खत्म हो गया था, मेरा लाख रुपया, उनको पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिलना चाहते हैं मुझसे। तो मैंने कहा आ जाइए, प्रेस क्लब में बैठते हैं, वहीं गपशप लड़ाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि देखो कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा। अब बम्बई का इनकम टैक्स कमिश्नर ये कह रहा है कि कितना पैसा, तो मैं कहूँगा मुझे 10 लाख चाहिए, तो फौरन एक नंबर घुमाएगा अमिताभ का, तो अमिताभ सेक्रेटरी को नहीं भेजेगा, खुद लेकर आ गए। तो ये जब ख्याल मुझे आया तो मैंने कहा कि तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये भय का पैसा है, ये पैसा भय का है, डर का है, वो प्यार से नहीं दे रहा है। तो बेचारा बौखला गया कमिश्नर, उसकी जिंदगी में कोई हमारे जैसा आया नहीं होगा, पहली बार ही साथ का पड़ा, किसी ने रिफ्यूज कर दिया। तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा अच्छा अमित भाई हमें एक प्रपोजल देते हैं आपको जो आप रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। मैंने कहा अगर नहीं करने जैसा होगा तो हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपए अपनी सैलरी से दूंगा, 10,000 अपनी सैलरी से। मैंने कहा अभी चेक लिख दे, फौरन दे दे। तो ये पैसा जो था वो प्यार का, पूरी ईमानदारी के साथ वो दे रहा, किसी और से लूट कर नहीं दे रहा। तो जो असली बात जो कह रहा हूं मैं वो ये है कि जो भी काम करें, चाहे वो रोटेरियन का हो, चाहे आई डोनेशन का हो, कुछ भी हो, पूरी ईमानदारी के साथ करें और कर भी रहे हैं आप लोग। ये भी मैं देख रहा हूं, मैंने कुछ किस्से भी सुने प्रफुल्ल भाई से। तो ये हर फील्ड में जहां भी हो, जिधर भी हो, अगर पूरी ईमानदारी जुड़ी हुई है तो फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला इज द फंड रेजर। धन्यवाद आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित भाई। आपकी जब भी स्पीच चालू थी तो मैं मनोमन हंस रहा कि मैं भी एक बॉटल पे लिख दूं तू बहुत अच्छी हो और वो बॉटल अच्छी हो जाए। क्वेश्चन आंसर का टाइम तो सर है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे बीच हेमंत भाई है तो एक क्वेश्चन तो बनता है, तो एक या दो क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। फिलहाल आपकी जो कोशिश है मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल कर रहा होगी, आप चला रहे होंगे, तो उसमें फंड्स वगैरह की जरूरत होती रहती होगी, या फिर वो कैसे आप मैनेज करते हैं? क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है और बड़े बड़े अमाउंट आप नहीं लेते, तो ये मूवमेंट्स आपको नहीं लगता है कि बम्बई, पूरी बम्बई में या पूरे भारत में भी फैलनी चाहिए? तो उसके लिए आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखो, फंडिंग के बारे में मैंने ये बताया कि मैं मानता नहीं, कोई प्यार से लेकर आता है, चाहे 5 रुपया लाए या 5 लाख लाए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दूसरा ये जो कह रहा हूँ कि ये भारत में कम से कम और लोगों को भी पता चलना चाहिए, तो ये तो सारे भारत में फैल गई है बात, कहीं मतलब जहां भी मैं जाता हूँ ये मैसेज देकर जाता हूँ और हर अखबार में आया हुआ है, भारत के सारे अखबार में। अभी जर्मनी से एक टीम आई, वो लोग 2 दिन मेरे साथ रहे, चैनल वाले, और ये पूरा हमारा शूट करके गए। शनिचर और इतवार 2 दिन रहे, इतवार को हमारे साथ चले, घर घर में हमारे साथ एंटर हुए, 10 मिनट की फिल्म बनाई और पूरे यूरोप में दिखाई। तो ये मैसेज जो है ना, ये तो आग की तरह फैल रहा है। उधर भास्कर ग्रुप है भोपाल में, वो लोग पानी पर काम कर रहे हैं वहाँ, जैसे आप लोग सोच रहे हैं पानी पर काम करने का, वैसे वो लोग वहाँ, उन लोगों ने वहाँ झील जो है ना, झील जो है वो उसको कुआं बना दिया, इतना कचरा डाला है कि अब थोड़ी सी जगह बची, तो वो ये लोग झील खाली कर रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया 3 दिन के लिए, करीबन 20 टीनेजर्स, कॉलेज के लड़के लड़कियां मुझे सौंपे गए, प्लम्बर दिए गए, वो कॉलोनी की परमिशन लेके रखी और मुझसे कहा कि 3 दिन तक आप जाएंगे इनके साथ, इनको ट्रेन कीजिए कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे दरवाजा खुलवाते हैं, क्या क्या तरीका है आपका। और फिर वो मीटिंग भी करवाते रहे बिल्डिंग के टेनेंट्स के साथ में,
पानी बचाने की थी। तो ये सारी जो आप कह रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक फैलता जा रहा है। थैंक यू।